आधार आदाब अभिनंदन। मैं आर्यन अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं फिर एक बार इस जानदार शानदार दमदार खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा आईआईटीएन। तो देवी और सज्जनों, हम लोग बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम में। पहले पड़ाव पे हम लोग थे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे और उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द फर्स्ट एंड सेकेंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एन एसिड H2A are 1.0 into 10 raised to the power minus 5 and 5.0 into 10 raised to the power minus 10 respectively. The overall dissociation constant of the acid will be options are option A 5.0 into 10 raised to the power minus 5, option B 5.0 into 10 raised to the power 15 या option C 5.0 into 10 raised to the power minus 15 या option D 0.2 into 10 raised to the power 5। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सही उत्तर निकालिए। कर लिया। तो प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड हमें दिया हुआ है। हमें पता है K1 K2 से ज़्यादा होता है, तो हमें ये चीज़ और इससे न्यूमेरिकल वैल्यू से दिख भी रही है कि K1 K2 से ज़्यादा है। ठीक, अब H2A एक हमारा डाइबेसिक एसिड है, मतलब 2H+ दे सकता है, लेकिन देगा कैसे? एक एक करके ही देगा। ठीक, तो पहली वाली रिएक्शन का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 जिसे हम कहते हैं वो हमें दिया हुआ है, और दूसरी वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम K2 कहते हैं वो भी हमें दिया हुआ है। हमसे ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कि उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है जिसमें H2A आपका दोनों H+ एक साथ दे देगा। ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपका ओवरऑल वो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमसे पूछ रहा है। देगा वो H+ एक एक करके ही H2A, लेकिन अगर आपका ऐसी रिएक्शन होती तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता, बेसिकली वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसी को ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी एसिड का कहते हैं। तो पहली रिएक्शन है H2A एक्वस, ये एक H+ देगी और HA- में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से HA- एक्वस आपका रिवर्सिबली टूटेगा और एक H+ दे देगा और A2- एक्वस अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K1 बोल देंगे, नीचे वाली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K2 बोल देंगे। दोनों की वैल्यूज हमें दी हुई है। अब इनका नामकरण हम कर लेंगे A और B। ठीक है, A और B क्यों करा, 1 और 2 क्यों नहीं करा? क्योंकि अगर आप A और B की जगह 1 और 2 कर दोगे तो आप इनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से हो सकता है कंफ्यूज कर जाओ। सपोज किसी का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे है 1, लेकिन सपोज मान रहा हूँ 2 और यहाँ पे आपने लिख दिया 1, तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अगर आपको कहीं लेना हो तो आप 2 के बजाय 1 ले लो। तो आप ऐसा दिक्कत होने ही मत दो, आप इनको अल्फ़ाबेटिकली नेम करो रिएक्शन को, और आपका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट तो नंबर के टर्म्स में आप करोगे ही। अब टारगेट रिएक्शन है कि आपकी इन दोनों को ऐड करके बेसिकली आ जाएगी कि H2A एक्वस रिवर्सिबली दोनों H+ अगर एक साथ दे देता तो आपका A2- एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी टारगेट रिएक्शन है। अब टारगेट रिएक्शन तक आपको पहुंचना है A और B को मैनिपुलेट करके। अब हो सकता है किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, या सूटेबल नंबर से डिवाइड करना पड़े, या रिएक्शन को ऐड करना पड़े, या रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करना पड़े, या इनका कोई कॉम्बिनेशन लगाना पड़े। तो यहाँ पे तो सिंपल है, टारगेट रिएक्शन A+B को करके आ जा रही है। तो अगर हमें टारगेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो अपने को केमिकल इक्विलिब्रियम से नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिविजुअल रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे उनको मल्टीप्लाई करके आपका टारगेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रिवर्सिबल रिएक्शन जो थी, आपकी इंडिविजुअल रिएक्शन जो थी, उनको ऐड करके टारगेट रिएक्शन तक पहुँचे हो। तो टारगेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K1 इंटू K2। हम सॉल्व कर लेंगे तो टारगेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम कह रहे हैं वो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻15, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका C। ठीक है, तो आ गया इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देवी और सज्जनों, अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक्वस सोल्यूशन कंटेन 0.01 मोलर RNH2 Kb 2 into 10⁻⁻6 and 10⁻⁻4 molar NaOH. The concentration of OH- is nearly option A 2.414 into 10⁻⁻4, option B 10⁻⁻4 molar, option C 1.414 into 10⁻⁻4 या option D 2 into 10⁻⁻4। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। कर लिया। कह रहा है कि एक एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास जिसमें एक वीक बेस प्रेजेंट है, 0.01 मोलर RNH2 ऑर्गेनिक बेस है, तो वीक ही होगा, और हमें तो K भी दिया हुआ है तो वीक बेस ही मानना है। और एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है 10⁻⁻4 मोलर NaOH। हमसे OH- की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन, जो एक ठीक ठाक सा पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो क्या करेगा कि OH- की कॉन्सेंट्रेशन
को क्या समझेगा कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालनी है तो कैसे निकालूं, NaOH से मिलने वाले OH माइनस और RNH2 से मिलने वाले OH माइनस को ऐड कर दूं, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक OH दे रहा है, एक NaOH एक OH माइनस देता है, तो 10⁻⁴ मोलर NaOH है, तो 10⁻⁴ मोलर ही OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। अच्छा, अब वीक बेस है तो वीक बेस में उसे फॉर्मूला रटा दिया जाता है कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन √KBC से निकल जाएगी। आप ये करोगे, √KBC से निकालोगे, इसको 10⁻⁴ मोलर पुट करोगे, जब आप OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो 2.414 इंटू 10⁻⁴ उसका आंसर आ जाएगा, जो कि एकदम गलत है। अब इसमें गलत क्या है, बच्चे को भी नहीं समझ में आया, टीचर को भी नहीं पता, क्योंकि टीचर ने भी यही पढ़ा था, और यहाँ पे सारी चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आयनिक इक्विलिब्रियम सिर्फ फॉर्मूला की दुनिया नहीं है, फॉर्मूला के अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, तभी आप हर प्रश्न का सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। ये बात अपने दिमाग में डाल लें कि आयनिक इक्विलिब्रियम इज मच मोर देन जस्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो हुई कि अगर आपने ऑप्शन ए पे ताला लगाया होता तो आपका उत्तर गलत हो जाता, यही बात मैं समझाना चाह रहा था। अब होगा कैसे ये प्रश्न सॉल्व, तो RNH2 आपका एक वीक बेस है तो रिवर्सिबली टूटेगा RNH3+ एक्वस में और OH माइनस एक्वस में। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kb बोल देंगे, Kb दिया हुआ है। इनिशियली जब आपने डेरिवेशन अगर करा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि आपने किस तरीके से डिराइव करा, उसी तरीके से हमें यहाँ भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो t=0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन RNH2 की कॉन्सेंट्रेशन मैंने C1 मान ली, हमें दी हुई है लेकिन मैंने C1 मान ली। RNH3+ होगा नहीं, OH माइनस होगा नहीं, RNH2 की वजह से तो कोई OH माइनस प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन 10⁻⁴ मोलर NaOH प्रेजेंट था तो उसकी वजह से 10⁻⁴ मोलर OH माइनस प्रेजेंट होगा, जिसको मैं C2 बोल रहा हूँ। इसकी वैल्यू 10⁻⁴ है लेकिन मैंने अभी C2 बोल दी। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C1 में से X कंज्यूम होगा, RNH3+ X प्रोड्यूस होगा और OH माइनस भी X प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन C2 पहले से प्रेजेंट था तो नेट कितना होगा, C2+ X हो जाएगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फॉर्मूला तो लगाने में कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप पहले चेक करोगे कि अल्फा इक्वल टू √KB/C1 से। ठीक है, वीक बेस है, ठीक है, तो वीक बेस के लिए हमारा ये अल्फा डिफाइंड है। अल्फा हमारा क्या है बेसिकली, यहाँ पे एक्स कंज्यूम्ड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट। यहाँ पे अगर इसके टर्म्स में बात करूँ तो क्या हो जाएगा, X/C1 हो जाएगा। ठीक, तो आपको चेक करना पड़ेगा अल्फा को हर वीक बेस के क्वेश्चन में। ये आप चेक करते हो कि अल्फा कैसे, √KB अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ वीक बेस। तो √KB अपॉन C1 से यहाँ पे चेक करोगे, क्योंकि C1 है कंसेंट्रेशन ऑफ वीक बेस, C2 से नहीं करोगे। तो आप इससे चेक जब आप करोगे तो आपका आएगा 1.414 इंटू 10⁻⁻² आपका अल्फा है, जो कि 0.05 से छोटा है। और अगर ये 0.05 से छोटा है तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका अल्फा 0.05 से छोटा है, यानी कि X/C1 क्या, कंज्यूम्ड अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट आपका 0.05 से छोटा है, यानी कि आपका X बहुत छोटा है C1 से। आप कह सकते हो X आपका बहुत छोटा है C1 से, तो C1 माइनस X को आप अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, C1 लिख सकते हो, क्योंकि X बहुत छोटा है C1 से, इसलिए आप C1 माइनस X को क्या लिख सकते हो, C1। ये ऐसे ही बात है कि सपोज C1 आपका 1 लाख है, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए में से मैं 5 रुपये किसी को दे देता हूँ, तो मेरे पास अब भी कितने पैसे बचे, लगभग 1 लाख ही बचे। ये वैसी ही बात है, तो C1 1 लाख है, X आपके 5 रुपये हैं। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि C1 माइनस X इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू C1 बिकॉज X इज वेरी 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 लेस देन C1। ठीक, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेशन वाली बात एक समझ में आई। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि आपको पता है कि C1 कितना है, 0.01 यानी कि 10⁻⁻² मोलर और C2 10⁻⁴ मोलर है। लेकिन क्या ये कंपेरेबल है, नहीं, कंपेरेबल तो नहीं है भाई। 10⁻² मोलर में और 10⁻⁴ मोलर में आपका 100 गुना का अंतर है, तो 100 गुना का चेंज है। आप ऐसे मत समझो कि 10⁻² -4 -2 और -4 तो आसपास हैं, आपका भाई इसमें 100 गुना का अंतर है। ठीक है, तो ये कंपेरेबल नहीं है, तो इसलिए C2+ X को मैं अप्रॉक्सीमेटली C2 लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता। आपको C2+ X ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका X जो है C1 से तो छोटा है बहुत, लेकिन C2 से बहुत ज़्यादा छोटा हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि C1 C2 कंपेरेबल नहीं है। अब आपका C1 1 लाख है और आपका C2 100 रुपये है सपोज। ठीक, C1 आपका 1 लाख था, तो 1 लाख में से 5 गए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर C2 आपका 100 रुपये है तो 100 रुपये में 5 रुपये आएंगे तो आपका अंतर पड़ेगा। ठीक, तो वो बात है कि C1 C2 कंपेरेबल नहीं है। अगर C1 है 1 लाख, C2 होता
सपोज 1.5 लाख, तो C1 माइनस एक्स को आप अप्रॉक्सीमेटली C1 लिख सकते थे और C2 प्लस एक्स को आप अप्रॉक्सीमेटली C2 लिख सकते थे कि 5 रुपये 1 लाख और 1.5 लाख में 5 रुपये आएँ या जाएँ कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर C1 1 लाख है और C2 आपका 100 रुपये है तो आपका अंतर पड़ेगा दूसरे केस में, पहले केस में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो C2 प्लस एक्स को आप अप्रॉक्सीमेटली C2 नहीं लिख सकते। कई लोग ये बात कर देंगे कि C2 प्लस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली C2 लिख देंगे और फिर उनका OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, आपकी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आपकी C2 बन जाएगी और C2 क्या है आपका 10 की पावर माइनस 4 मोलर है। और इसके चक्कर में आप ऑप्शन क्या लगा दोगे, आप ऑप्शन बी लगा दोगे, जो कि अगेन आपका गलत हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन बी पे ताला लगाते तो भी आपका उत्तर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आपने RnH2 से मिलने वाले OH माइनस को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया, जो कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि C1 C2 कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा KB क्या होगा, KB हमें पता है कि क्या हो जाएगा, KB हमारा हो जाएगा RnH3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन RnH2 की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो RnH3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, x हो गई। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, C2 प्लस एक्स हो गई। और RnH2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, C1 माइनस एक्स। लेकिन क्योंकि x बहुत बहुत छोटा है C1 से, तो C1 माइनस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली C1 लिख दिया, तो हम C1 माइनस एक्स को यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली C1 लिख देंगे। ठीक, और KB की वैल्यू हमें दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, C2 हमें पता है 10 की पावर माइनस 4 है, इससे हम क्वाड्रेटिक बना लेंगे और अल्टीमेटली श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम x को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिंपल आपका सॉल्व हो जाएगा, x आपका 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, C2 प्लस एक्स आएगी, यानी कि 10 की पावर माइनस 4 प्लस 10 की पावर माइनस 4, यानी कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोलर आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोलर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। यानी कि अगर आपने ऑप्शन डी पर ताला लगाया होता तो देवी और सज्जनों ये आपका उत्तर सही होता। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रूर मार्क कीजिए और एक बार ज़रूर पेपर से पहले, कोई भी टेस्ट से पहले दोबारा बना के देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देवी और सज्जनों अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इनको मैं तीखी मिर्ची वाला क्वेश्चन बोलता हूँ कि द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इन इट्स 0.1 मोलर सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 50%. इफ द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 0.2 मोलर, द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट शुड बी, एंड योर ऑप्शंस आर A 100%, B 50%, C 25% या D 10%. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो कोई भी वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, ठीक है, और उसका 0.1 मोलर का सोल्यूशन है। इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमने निकाला, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जिसे हम H से डिनोट करते हैं, H स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ठीक, तो 0.1 मोलर अगर सोल्यूशन था वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का, तो उसका H की वैल्यू कितनी आई, बेसिकली परसेंट H की वैल्यू कितनी आई, 50% आई। यानी कि अगर मैं H की बात करूँ तो मेरा कितना आ गया, 0.5 आ गया। ठीक है, ठीक, परसेंटेज अगर 50% है तो अगर आपने इसे 50/100 करा तो आपका एच कितना आ गया, 0.5 आ गया। यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपका कितना आ गया, 0.5 आ गया, जो कि फ्रैक्शन में हम जनरली निकालते हैं। परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, अब मोलारिटी कह रहा है सोल्यूशन की, अगर 0.2 मोलर है तो परसेंटेज हाइड्रोलिसिस सॉल्ट का कितना होगा। अब लोग इसको सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन उनको ये बेसिक बात समझ में नहीं आती कि वीक एसिड और वीक बेस का जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड करता ही नहीं है। यानी कि सॉल्यूशन की मोलारिटी कुछ भी हो, इनिशियली हमने मोलारिटी 0.1 मोलर 0.2 मोलर कुछ भी ले लेते, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पहले केस में आया वही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आपका सभी केसेस में रहता है। तो इसका उत्तर सही तो है बी, लेकिन आपको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए। आइए इसी बात को समझते हैं। तो सपोज हमारे पास सॉल्ट है वीक एसिड वीक बेस का, हम सपोज मान लेते हैं अमोनियम एसीटेट का हमारे पास सॉल्ट है। ठीक है, ठीक, CH3COO माइनस वीक एसिड से आया और NH4 पॉजिटिव आपका वीक बेस से आया, तो सॉल्ट हो गया वीक एसिड वीक बेस का। अब इसमें क्या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। जी बिल्कुल ठीक बात आपकी, बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होगी। तो अगर हम करें CH3COO माइनस एक्वस प्लस NH4 एक्वस, आपका
हाइड्रोलिसिस दोनों ही करेंगे तो आपका एसिटिक एसिड एक्वस प्लस NH4OH एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KH बोल देंगे। इनिशियली सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, इसकी भी C थी, आपका ये दोनों नहीं थे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C माइनस CH होगा, C माइनस CH आपका क्या होगा, बेसिकली आपका C में से CH अमाउंट कंज्यूम होगा। भाई CH क्या है, जैसे कि आपका C अल्फा होता था, जैसे कि आपका C में से C अल्फा टूटता था, जैसे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था, वैसे ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी होता है। खाली अंतर इतना है कि आप हाइड्रोलिसिस के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना कह के डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहते हो, बाकी फंडामेंटली सारी चीज़ें एकदम सेम है। अब एक डाउट क्या आता है कि भाई एसीटेट आयन और NH4+ की कॉन्सेंट्रेशन सेम कैसे आई। भाई अगर सपोज ये आपका C मोलर आपने लिया था, अगर आपने सॉल्ट कितना लिया था, C मोलर लिया था, तो अगर आपने सॉल्ट C मोलर लिया था तो आपका सॉल्ट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है अपने आयंस में। तो अगर ये सॉल्ट C मोलर लिया तो यहाँ से मिलने वाले एसीटेट आयन और अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन भी तो C मोलर ही होगी, क्योंकि ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा, तो ये भी C मोलर होगा, ये भी C मोलर होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे CH अमाउंट क्या होगा, कंज्यूम कर जाएगा, CH अमाउंट कंज्यूम कर जाएगा तो आपका रिमेनिंग अमाउंट कहलाएगा C माइनस सी एच। और इक्विलिब्रियम पे एसिटिक एसिड और NH4OH की कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी, CH कहलाएगी। KH जो आपका इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हमने बोल दिया इसे KH हमारा ऐसे निकल जाएगा CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH CH3COOH की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय NH4OH की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय NH4+ की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से C कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना बचेगा H अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो H आया वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ KH आया, यानी कि H जो डिपेंड करना है, H क्या है हमारा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, H हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ KH पे कर रहा है, कहीं भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर H हमारा कहीं भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि परसेंटेज H भी नहीं करेगा, ठीक। परसेंटेज H क्या होगा आपका, इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये परसेंटेज H हो जाएगा। तो परसेंटेज H भी आपका फंक्शन ऑफ KH ही होगा, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर अ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जो 50% आपका 0.1 मोलर के केस में आया वही 50% ही आ जाएगा परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट हो तो उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमेशा 50% ही रहेगा, वो हर वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट पे डिपेंड कर सकता है। अमोनियम एसीटेट के लिए हो सकता है आपका 40% आए, किसी और वीक एसिड वीक बेस का कोई सॉल्ट होगा तो उसके लिए हो सकता है 30, 40, 50 जो भी आपका आए, ठीक। लेकिन ये एक कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 50% ही हर बार आएगा, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न था, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप पे बन गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट इज द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCN इन N/80 solution when the dissociation constant for HCN is 1.3 into 10⁻⁹ and Kw is 1.0 into 10⁻⁻14 and your options are option A 2.48, option B 5.26, option C 8.2 या option D 9.6। तो वीडियो को पॉज कीजिए और प्रश्न को सॉल्व कीजिए। हो गया। तो प्रश्न में कह रहा है कि परसेंटेज हाइड्रोलिसिस क्या होगी, परसेंटेज हाइड्रोलिसिस क्या होगी ऑफ NaCN, ठीक है। NaCN हमारा एक सॉल्ट दिया है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है। भाई HCN से Cn माइनस आया होगा जो कि एक वीक एसिड है, और NaOH से हमारा क्या आया होगा, Na+ आया होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का ये हमारा सॉल्ट हुआ। N/80 सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी दी हुई है। हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है HCN का, यानी कि हमें Ka दिया हुआ है HCN का, ठीक है, Ka दिया है, और साथ ही साथ Kw भी हमें दिया है, ठीक। तो हमें परसेंटेज हाइड्रोलिसिस बतानी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि NaCN आपका NaOH और HCN से आया होगा, यानी कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि HCN वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट Cn- है ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आपकी कोई भी हाइड्रोलिसिस होती है, लेकिन वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ कोई भी हाइड्रोलिसिस आपकी नहीं होगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो क्या
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है आपका NaOH, इसका कॉन्जुगेट जो कि है आपका Na+ है। तो क्या Na+ आपका कैसा है, वीक कॉन्जुगेट एसिड है, तो क्या वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ आपकी हाइड्रोलिसिस होगी? नहीं, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं होगी, आपकी हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आपकी हाइड्रोलिसिस, या आप उल्टा भी बोलें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी क्या टेक प्लेस करेगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि रिएक्शन जो चलती है वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चलती है, ठीक। तो सैब से वैब जाता है, ना कि वैब से सैब जाता है। सैब वैब क्या है ये, ठीक। तो सैब से वैब जाता है, ये बात आप ध्यान रखें कि सैब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से वीक एसिड बेस। तो मैं एक ये बात यहाँ पे लिख देता हूँ कि सैब से हमेशा वैब जाता है, ठीक। ये बात को आप एज अ कंक्लूजन ध्यान रखें, बाकी डिटेल में एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थियोरी वीडियो नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो हम खाली इतना ही जो बात चाहिए वो ध्यान रखेंगे कि सैब से वैब जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से वीक एसिड बेस पे ये चीज़ें जाती हैं, ठीक है। बाकी आपको वैसे इसके अलावा इसके एक्सप्लेनेशन में जाने की उतनी नीड भी नहीं है, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आपका ये चलता है। तो HCN से CN- मिलने वाला आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आपका ये जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है और ये आपका वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आपका ये चले जाएगा, ठीक है। तो अब CN- की हाइड्रोलिसिस होगी, यानी कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, क्योंकि Na+ आपका एक वीक बेस है, तो वीक कॉन्जुगेट एसिड है, तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं जाएगा, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। तो CN- पर वाटर आपका क्या होगा, HCN एक्वस, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही साथ आपका OH- एक्वस आपका साथ में रिलीज हो जाएगा। इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KH बोल देंगे। इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, ये नहीं था, इक्विलिब्रियम पे CH अमाउंट कंज्यूम हो गया और ये CH प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने KH बोल दिया, लेकिन अगर आप ये ध्यान से बात समझो, KH नहीं KB है। कैसे KB है भाई, इस रिएक्शन में CN- का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KH बोल दिया। अब सुनना ध्यान से, ठीक, कहीं नहीं मिलेगी ये चीज़, ठीक। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपने क्या बोल दिया, KH बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे CN- की हाइड्रोलिसिस हो रही थी, एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही थी। अब लेकिन CN- क्या कर रहा है, H+ को गेन कर रहा है और OH- रिलीज हो रहा है सब्सिक्वेंटली, क्योंकि CN- इस रिएक्शन में H+ को गेन कर रहा है। लेकिन इसका क्या मतलब है, किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है। भाई यही तो आपका बेस का डेफिनेशन होता है, कोई भी बेस कैसे होता है, या तो H+ को गेन करके या OH- को रिलीज करके। भाई यहाँ पे CN- एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में H+ को गेन करके। तो वैसे तो ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की है, लेकिन क्या इसमें CN- अपना बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है बाय गेनिंग H+। तो अगर CN- इस रिएक्शन में अपना बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, तो KH तो है ही है, साथ साथ KB भी है ये, तो KH नहीं KB है तू, ये बात आप ध्यान रखिए, KH नहीं KB है तू, मतलब बेसिक है तू, ठीक। बेस की तरह काम कर रहा है, बेसिक है तू, मतलब वीक बेस की तरह ही तुझे सॉल्व करूंगा, कुछ खास नहीं है हाइड्रोलिसिस वाइड्रोलिसिस। KH नहीं KB है, वीक बेस ही है, वीक बेस का क्वेश्चन जैसे करते हो वैसे ही करो। और KH को याद करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है KW/K ऑफ वीक। KH हमेशा कैसे निकल जाएगा, KH होगा KW/K ऑफ वीक। अब यहाँ पे वीक कौन सा है आपका, HCN है, ठीक। दोनों में अगर आप देखो सॉल्ट आपका जिससे आया था, इसमें वीक कौन सा था, वीक पोर्शन था HCN, तो K ऑफ किसका आएगा आपका, वीक एसिड, यानी कि K ऑफ HCN आएगा, तो यानी कि KW/K हो जाएगा, ठीक। तो KH हमेशा ध्यान रखो कि KW/K ऑफ वीक हो, यहाँ पे वीक कौन सा है, एसिड है, तो KA हो जाएगा वीक एसिड का डिनोमिनेटर में। KW आपको दिया हुआ है, KA भी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, 100/13 इंटू 10⁻⁶ आपका KH आ जाएगा। आपको निकालना है परसेंटेज हाइड्रोलिसिस, तो परसेंटेज हाइड्रोलिसिस के लिए अगेन आपको, जैसे आप वीक एसिड वीक बेस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप देखते थे कि अप्रोक्सीमेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, वो आपको फिर चेक करना पड़ेगा। H आप कैसे चेक करोगे, √KH/C से, KH की वैल्यू भी पता है, C की वैल्यू उसने दी है 1/80 मोलर, ठीक। 1/80 नॉर्मल दिया है NaCN का, लेकिन 1/80 नॉर्मल होगा तो 1/80 मोलर भी होगा, क्योंकि NaCN का N फैक्टर आपका 1 ही हो जाएगा, तो 1/80 मोलर बोलो चाहे 1/80 नॉर्मल बोलो, बात एक ही है। तो √KH/C से आप H निकाल लोगे, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻², √5/13। अब आपको ये पता करना है कि ये 0.05 से छोटा है कि नहीं, और अल्टीमेटली आपको H की वैल्यू निकालनी है। तो आपका ये तो आप बता दोगे कि 0.05 से छोटा आ रहा है,
ठीक, 0.05 से छोटा आ रहा है, ये तो आप थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन निकाल के कर लोगे कि अगर आप इसे सपोज 13 की जगह 10 भी मान लो तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आपको खाली इतना बताना है 0.05 से छोटा है या बड़ा है, तो इतने के लिए तो आप इसे 10 मान लो, 5/2 कर लो, √2 आपका कितना हो जाएगा, 1.414 हो जाएगा। तो इतना तो आप बता दोगे, 4/1.414 आप सॉल्व कर लोगे, तो इतना तो बता दोगे कि ये 0.05 से छोटा है। अब एक बार ये बात पता लग गई कि ये 0.05 से छोटा है, तो यानी कि जो आपने एच निकाला है वो एकदम सही है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन लग रहा है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो एच जो आपने निकाला है वो एकदम सही है, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन आपका दनादन टनाटन लग रहा है। तो अब एच आपका आ गया है, ठीक, मतलब एच आपने जो निकाला वो एकदम सही है, मतलब आपको इसे सॉल्व करके आपको एच निकालना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट हाइड्रोलिसिस आपसे पूछी है। तो एच एक बार निकाल के आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपकी परसेंट हाइड्रोलिसिस आ जाएगी। ठीक, तो यानी कि अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो √5 वैसे तो आपको याद होता है, लेकिन अगर याद नहीं तो एक स्क्वायर रूट को निकालने की एक ट्रिक है जो मैं लगाता था। तो आप लोगों ने पूछा कि आप कैसे भैया क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते थे, तो भाई मैं ये कुछ मैंने मेमोरी ट्रिक्स याद रख रखी थी कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स आप कैसे कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। थोड़ी बहुत ट्रिक्स मैं लगाता था, तो एक उनमें से ये भी थी क्या, √p = √q + p - q/2 √q। पहले तो इसको याद कर लो, अब ये है क्या समझो। ठीक, √p क्या है, बेसिकली p वो नंबर है जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि √5 है। ठीक, 5 है, आपको 5 का निकालना है, तो ये 5 है। ठीक, q क्या है, q वो नंबर है 5 के पास वाला, p के पास, q वो नंबर है जो कि p के पास होगा जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है। ये कि अगर आपको 5 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको किसका स्क्वायर रूट पता है, 4 का पता है, तो q वो नंबर है 4 है। ठीक है, अब p - q करना है, 5 - 4 करना है, अपॉन में 2√q, q आपका था 4। ठीक है, 2√4 सॉल्व करोगे तो 2 + 1/4 आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। तो √5 आपका होता 2.236 है, लेकिन अगर आप इतना भी रख दोगे, 2.25 भी निकाल दोगे, तो आपका इतने में आंसर आपका सही आ जाएगा। ठीक, अब आपको क्या पता करना है, स्क्वायर रूट निकालना है 13 का, यानी कि p क्या हो गया, 13 हो गया। अब आपको इसके पास का कोई नंबर जिसका आपको स्क्वायर रूट पता हो, 9 भी ले सकते हो, 16 भी ले सकते हो। ठीक है, तो 16 ले लेता हूँ। ठीक, 16 ले लिया मैंने q, तो p को डाल दिया 13, q को डाल दिया 16। तो आपने इसी में जब डाला तो आपका ये क्या आ गया, √16 तो 4 आ गया, प्लस अब यहाँ पे -3 आ गया, तो कोई नहीं, -3/8, यानी कि 4 - 3/8 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 - 3/8, यानी कि 29/8, यानी कि सॉल्व करोगे तो 3.625 आपका ये आ जाएगा। और एग्जैक्ट निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 13 तो 3.605 आता, मेरा आया 3.625, इतना ये चीज़ चलती है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो h वैल्यू पुट करोगे 4 × 10⁻², √5 की जो क्या है 2.25, और √13 की जो क्या है 3.625। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 0.09 अपॉन में 3.625। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 18/725, यहाँ तक तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद है, या तो आप इसे एग्जैक्ट निकाल दो, लेकिन आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ये कर सकते हो, 725 को 720 मान लो। ठीक है, इसे सॉल्व करना आसान है। ठीक है, इसे सॉल्व करना आसान है क्योंकि ये 40 टाइम्स कट जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.025 आ जाएगा। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर 2.5% आपका आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ा तो अप्रॉक्सीमेशन लगा है कि मतलब एक्चुअल में ये क्या था, इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी कि एक्चुअल में जो आंसर आएगा एच का वो थोड़ा सा इससे कम आएगा, यानी कि स्लाइटली लेस देन 2.5% वाला जो भी आंसर होगा आप टिक कर सकते हो। यानी कि 2.5 से सबसे कम कौन सा है, 2.5 के आसपास, यानी कि 2.5 से छोटा वाला आपको एक ही दिख रहा है और आसपास ही है, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा, थोड़ा सा ही अंतर होगा, 2.48 होगा। तो जब ऑप्शन दूर दूर हो तब आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके ऑप्शन ऐसे होते हैं 2.48, 2.49, 2.5, 2.51, तब आप ये वाला अप्रोक्सीमेशन नीचे वाला नहीं लगा सकते थे। तब आप 18/725 को पूरा सॉल्व करते, आपका 0.0248 आता, इंटू 100 करते, 22.48 आपका आंसर आता फिर। लेकिन क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे तो आप 725 को 720 रख सकते हो और फिर आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको स्क्वायर रूट निकालने की एक मैंने कैलकुलेशन ट्रिक बताई, और थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन आप किस तरीके से लगा सकते हो जब ऑप्शन दूर दूर हो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस में, तब आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही तेज़ी से एक्यूरेटली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन सब्जेक्टिव जब भी क्वेश्चन हो ये सारी ट्रिक्स नहीं लगानी, ये ऑब्जेक्टिव में लगानी है, वो भी तब जब ऑप्शंस दूर दूर हो। ये नीचे वाली, ऊपर वाली तो आप लगा सकते हो स्क्वायर रूट निकालने के लिए।
ठीक है, किसी भी केस में, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो कोई भी केस हो, न्यूमेरिकल मतलब ऑप्शन पास पास हो दूर दूर हो कैसे भी हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कह रहा है कि द कंपाउंड हुज 0.1 मोलर सोल्यूशन इज बेसिक इज, एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अमोनियम एसीटेट, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट, या इज इट ऑप्शन डी सोडियम एसीटेट। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हो गया। कह रहा है कि हमें कंपाउंड बताना है जो जिसका 0.1 मोलर सोल्यूशन बेसिक हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अमोनियम एसीटेट, दूसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, या चौथा ऑप्शन है सोडियम एसीटेट। तो अब अमोनियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट, इन सब के पहले तो फॉर्मूले लिख लेते हैं भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। 10th क्लास की जो एसिड बेस्ड सॉल्ट्स होता है जो कि सीबीएसई बोर्ड की 10th क्लास की बुक है उसमें भी ये बात दी हुई है, अगर आप सिंपल लिख दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो क्या अमोनियम एसीटेट था तो आपने लिख दिया अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड था उसका फॉर्मूला लिख दिया, अमोनियम सल्फेट था उसका फॉर्मूला लिख दिया, सोडियम एसीटेट था उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो कि ये जो सारे सॉल्ट्स हैं किस टाइप के एसिड और किस टाइप के बेस से, इनके पेरेंट एसिड बेसिस क्या है। तो एसीटेट आयन एसिटिक एसिड से आया जो कि वीक एसिड है, अमोनियम आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया जो कि वीक बेस है, अमोनियम आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया जो कि वीक बेस, HCl से आया Cl माइनस जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगेन अमोनियम आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से वीक बेस, SO4 माइनस H2SO4 से जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एसीटेट आयन अगेन एसिटिक एसिड से जो कि एक वीक एसिड, Na प्लस NaOH से आया जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी कि पहला वाला सोल्यूशन आपका किस टाइप का है, पहला वाला सॉल्ट जो है वो वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है। और वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इस टाइप का सॉल्ट का जो आप सोल्यूशन बनेगा वो आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो आपका उसका pH 7 के आसपास ही होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो न्यूट्रल pH होता है वो 7 के आसपास ही होता है। यानी कि वीक एसिड वीक बेस टाइप का जो भी सोल्यूशन होगा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन pH जो होगी हमेशा न्यूट्रल pH के आसपास होगी। मतलब अगर 25 डिग्री सेल्सियस बात करें तो 7 pH है तो एक्जैक्टली न्यूट्रल हो गया। अगर लेकिन एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन भी होगा तो 7 से थोड़ा सा ही कम pH होगा अगर एसिडिक होगा, और बेसिक होगा तो 7 से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, ठीक। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप का सॉल्ट है। लेकिन इसका क्या मतलब कि एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वीक है। तो एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग है इसलिए जो सोल्यूशन होगा वो भी आपका एसिडिक ही होगा, ठीक है। अमोनियम सल्फेट टाइप का जो आपका सॉल्ट है ये कैसा है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप का सॉल्ट है। यानी कि अगेन एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक भी होगा, ठीक है। तो दोनों ही बी और सी दोनों ही केसेस में सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा। लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, भाई इतना pH इतना ज़्यादा भी एसिडिक नहीं हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के pH से आपका कंपेरेबल हो जाए। यानी कि pH 1 तो नहीं होगा लेकिन 5 6 7 7 तो नहीं, 7 तो आपका न्यूट्रल pH हो गया, लेकिन आपका 7 से तो कम ही होगा, लेकिन 5 6 मतलब माइल्डली एसिडिक सोल्यूशन ये होंगे, एकदम स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशंस नहीं होंगे, ठीक है। अगला है अमोनियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, यानी कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस जो है वो डोमिनेट कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपका सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। फिर वही बात कि जो ये सोल्यूशन होगा इसका pH आपका बेसिक होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आपका एकदम स्ट्रॉन्ग बेसिस की तरह इसका pH होने लगा है, कि मतलब ऐसे 12-13 pH इसका नहीं होगा। इसका pH आपका 7 से ज़्यादा होगा क्योंकि सोल्यूशन बेसिक है, लेकिन 8 9 10 माइल्डली बेसिक मॉडरेटली बेसिक टाइप के सोल्यूशन होंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशंस ये नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ वीक एसिड भी का भी कंपोनेंट इसमें होगा जो कि pH को स्ट्रॉन्ग बेस कि जितना हाई ना करके थोड़ा सा कमी करेगा, लेकिन क्योंकि बेस डोमिनेट कर रहा है तो सोल्यूशन तो बेसिक ही होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहले का तो सोल्यूशन कुछ भी हो सकता था, दूसरा आपका एसिडिक होगा, तीसरा भी एसिडिक होगा, चौथा ही होगा जो आपका बेसिक होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देवी और सज्जनों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हमसे क्या कह रहा है कि pH of neutralization point of 0.1 normal ammonium hydroxide with 0.1 normal HCl is, and your options are option A 1, option B 6, option C 7, option D 9। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
हो गया भाई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पीएच हमें बताना है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का। जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी उसका पॉइंट का हमें पीएच बताना है। हमने क्या मिला, 0.1 नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला है और 0.1 नॉर्मल HCl मिला है। ठीक है, तो भाई मिलाओ। ठीक, तो हमने 0.1 नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl मिलाएंगे तो क्या आपका बनेगा, आपका NH4Cl बनेगा। ठीक है, आपका NH4Cl बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। ठीक बात है। ठीक, तो एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस तो आपकी क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी वन ऑफ द मोस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो हम इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक बेस हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, हम इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे। इनिशियली 0.1 आपका नॉर्मल दिया हुआ था, लेकिन आपका चाहे NH4OH की बात करें चाहे HCl की बात करें, इन दोनों का ही एन फैक्टर आपका 1 होगा, क्योंकि NH4OH मैक्सिमम 1 OH माइनस दे सकता है और HCl मैक्सिमम 1 H प्लस दे सकता है, तो दोनों का एन फैक्टर 1, यानी कि मोलैरिटी जो है वही नॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आपका ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ये 0.1 नॉर्मल प्रोड्यूस हो 0.1 मोलर प्रोड्यूस होगा, ये भी 0.1 मोलर प्रोड्यूस होगा, लेकिन आपको इसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वाटर तो आपका न्यूट्रल ही है। ठीक, ये आपके सोल्यूशन की पीएच पे डायरेक्टली कोई असर नहीं डालेगा, वॉल्यूम बढ़ा के वो असर डालेगा, अपना खुद तो न्यूट्रल ही बना रहेगा, तो इसका हमें अमाउंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, तो 0.1 मोलर ये सोल्यूशन हो गया। तो 0.1 मोलर आपका अब क्या बचा, NH4Cl का सोल्यूशन बचा। ठीक, तो अब क्या बचा हमारे पास, 0.1 मोलर NH4Cl का सोल्यूशन बचा, यानी कि अब हमारे पास कैसा सोल्यूशन है, एक सॉल्ट का सोल्यूशन है। अब सॉल्ट कैसा है, NH4OH और HCl का, यानी कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो अब इसका सोल्यूशन हमारा कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, यही हमें बताना है। तो अब ये हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई डेटा वेटा नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बात समझाई कि इसका सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप का सॉल्ट है, तो एसिड डोमिनेट कर रहा है, तो आपका इस सोल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा। लेकिन क्या स्ट्रांगली एसिडिक होगा, नहीं, आपका माइल्ड एसिडिक होगा। ठीक है, तो माइल्ड एसिडिक होगा। तो आपके 4 ऑप्शन क्या हैं, एक ऑप्शन तो 7 है जो कि न्यूट्रल है, भाई न्यूट्रल तो होगा नहीं, एसिडिक होगा। चौथा ऑप्शन है pH 9, ये तो बेसिक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पहले 2 ऑप्शन है एसिडिक, एक pH 1 एक pH 6। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह थोड़ी pH होगा भाई, माइल्ड एसिडिक होगा, क्योंकि बेस का भी कंपोनेंट है, NH4OH का भी तो कंपोनेंट है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों टाइप का, दोनों को मिला के सॉल्ट बनाया, तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड का नेचर नहीं, वीक बेस का भी नेचर आएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से pH लेस देन 7, लेकिन क्योंकि वीक बेस का भी कंपोनेंट है, इसकी वजह से pH बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा कि एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह pH 1 2 3 करे। इसका pH 5-6 के अराउंड रहेगा, तो 6 हमारा मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है, जिसको हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन बी आ गया आपका। लेकिन लोग इसको सॉल्व करेंगे, लोग इसको बड़ा बड़ा सॉल्व करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, केबी की रैंडम वैल्यूज़ लेने लगते हैं, केबी की, तो उससे पूरा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको सिंपल थ्योरेटिकल नॉलेज से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा था, और उसी से आप सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन को करिए और आगे बढ़िए। तो अगर आपने बी पे ताला लगाया था तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और आपका ये प्रश्न हो गया, और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप चैप्टर ये आपने पढ़ा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन is 1.8 into 10⁻⁵, the equilibrium constant for this reaction is option A 1.8 into 10⁻⁹, option B 1.8 into 10⁻⁹, option C 5.55 into 10⁻⁹, या option D 5.55 into 10⁻10। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हो गया, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें इस रिएक्शन का दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे इस दूसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो मैंने कभी आपको क्वेश्चन ऊपर कराया था, मैनिपुलेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन का क्वेश्चन आपको कराया था। तो पहली रिएक्शन हमारी जो दी है, हमने एज इट इज़ इसको लिख लिया। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, मैंने इस रिएक्शन को बोल दिया ए, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोल दिया के ऑफ ए, यानी कि पहली ए वाली जो रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, ठीक। और जो हमारी जो पूछ रहा है जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको मैंने टारगेट रिएक्शन बोल दिया, ठीक है। तो टारगेट रिएक्शन का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमें निकालना है, इसको मैंने बोल दिया के टी, ठीक। अब हमें एक और रिएक्शन पता होनी चाहिए जिसको मैनिपुलेट करके हम ये आए। तो एक और रिएक्शन जिसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा ही पता होता है, वो होता है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर या ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर,
ठीक, तो हमें वाटर पता है रिवर्सिबली किस में टूटता है, H+ और OH- में टूटता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी ज़रूरत है वो 2 मोल वाटर को हम तोड़ेंगे। क्यों 2 मोल को तोड़ेंगे? क्योंकि आपका जब 2 मोल वाटर को आप तोड़ोगे तो क्या वाटर क्या करेगा, खुद ही एक वाटर दूसरे से क्या करेगा, ये इसने इससे एक H+ ले लिया और एक H+ लेके किस में कन्वर्ट हो गया, H3O+ में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, OH- बचा। भाई ये वाटर ने क्या करा, एक ने H+ दिया, इसने H+ दिया और इसने ले लिया, तो ये H3O+ में कन्वर्ट हो गया और ये OH- में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में H3O+ वाला है इसलिए हमने 2 मोल वाटर लिया। अगर H+ दिया होता तो हम खाली 1 मोल वाटर लेके उसको रिवर्सिबली तोड़ देते H+ और OH- एक्वस में, तब हमारी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन H3O+ था तो हमने 2 मोल वाटर लेके कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे OH- बचा और H3O+ बचा। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोल देंगे, Kb बोल देंगे, जो कि वैसे तो Kw होता है, हमें पता है कि ये Kw होता है। ठीक है, हमें पता है क्या होता है Kw, और Kw की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि होती है 10⁻⁻14। ठीक है, तो अब हमें ये टारगेट रिएक्शन पे पहुंचना है, पहली और दूसरी रिएक्शन को मैनिपुलेट करके। तो अगर मैं पहली A-B कर दूँ, A-B कर दूँ, दोनों रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरा इक्विलिब्रियम, तो मेरा जो हमारी टारगेट रिएक्शन है उस को मैं ऑब्टेन कर लूँगा। यानी कि अगर मैं पहली में से दूसरी रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, दूसरी रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है, अगर मैं बोलूँ कि A-B कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं पहली रिएक्शन को तो एज इट इज़ ले रहा हूँ और दूसरी रिएक्शन को उलट दे रहा हूँ। अगर मैं कभी भी बोलूँ कि माइनस कर रहा हूँ B रिएक्शन को या माइनस कर रहा हूँ कोई भी रिएक्शन को, तो इसका मतलब है उस रिएक्शन को मैं पलट के लिख दे रहा हूँ। यानी कि OH- प्लस H3O+ तो मैं रिएक्टेंट साइड लिख दे रहा हूँ, और ये जो 2 वाटर हैं इनको मैं प्रोडक्ट साइड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये रिएक्टेंट साइड आएगा, ठीक, ये रिएक्टेंट साइड आ जाएंगे, प्रोडक्ट साइड आ जाएंगे, और फिर एक तरीके से दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर दूंगा। तो H3O+ तो कट जाएंगे क्योंकि ये इधर आ जाएगा। ठीक, या फिर मैं इसे चाहूँ तो लिख ही देता हूँ कि -B कैसे होगी। ठीक, OH- एक्वस प्लस H3O+ एक्वस, ये रिवर्सिबली टूटेगा और क्या देगा, H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, ये H3O+ आपके ऑब्वियसली एक्वस से एक्वस ही होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक, तो माइनस अगर मैं किसी भी रिएक्शन के आगे लगा दूँ, जैसे माइनस यहाँ B के आगे, तो इसका मतलब मैंने उस रिएक्शन को उलट के लिख दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, A-B था यानी कि A ये है, -B ये है, यानी कि A और -B को सिंपली ऐड कर देता हूँ, तो कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। H3O+ से H3O+ क्या करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, CH3COOH आपका एज इट इज़ आ जाएगा, OH- आपका एज इट इज़ आ जाएगा, आपका वाटर से एक वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड एक एसीटेट आयन एज इट इज़ आ जाएगा, और वाटर जो है आपका वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये टारगेट रिएक्शन में कैसे पहुंच पा रहा हूँ, A-B करके। तो टारगेट रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, आपका Ka/Kb होगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि व्हेन रिवर्सिबल रिएक्शन आर सब्ट्रैक्टेड देन देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट्स डिवाइडेड। मतलब जब भी आप रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करके टारगेट रिएक्शन तक पहुंचते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवाइड करके आप टारगेट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंचोगे। तो Ka/Kb हो जाएगा इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि टारगेट रिएक्शन है। के हमें पता है, Kb हमें पता है, तो हम सॉल्व करके टारगेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा 1.8 × 10⁹, जो कि हमारा ऑप्शन बी में हमको मिल जाएगा 1.8 × 10⁹। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको एक रिएक्शन खुद सोचनी थी कि आपको कौन सी रिएक्शन खुद पता है, जो कि ऑटो प्रोटोलिसिस किया, और फिर आपको बेसिक मैनिपुलेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम की नॉलेज से लगाना था। तो ये प्रश्न हो गया होगा, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देवियों और सज्जनों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न में कह रहा है द pKa ऑफ वीक एसिड Ha इज 4.8, द pKb ऑफ वीक बेस BOH इज 4.78, द pH of an aqueous solution of the corresponding salt Ba will be, and your options are
ऑप्शन ए 8.58, ऑप्शन बी 4.79, ऑप्शन सी 7.01 या ऑप्शन डी 9.22। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। दो तरीके हैं प्रश्न को सॉल्व करने के, एक स्मार्ट तरीका है और एक नॉर्मल तरीका है। तो देखते हैं किससे आप सॉल्व करते हैं। पहली मेन बात है कि आप प्रश्न को सॉल्व करें। वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो गया? तो पहले देखते हैं कि आराम से नॉर्मल तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये नीट में पूछा भी गया था 2022 में, जेई में भी बहुत बार पूछा गया है। जेई 2023 या 22 में ही पूछा गया था किसी एक शिफ्ट में, तो जेई में भी रिसेंटली पूछा गया है, नीट में ही पूछा गया। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल भी है इस टाइप का। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पीके दिया है वीक एसिड का, पीके भी दिया है वीक बेस का, और इसका हमने फाइनली एक सॉल्ट बना दिया है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, और इसका पीएच हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो मैंने एक बात बताई थी कि वीक एसिड वीक बेस टाइप का जब भी सॉल्ट होगा तो ऊपर मैंने एक बात बताई थी कि इनका जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन जब भी होगा, अगर न्यूट्रल है तब तो पीएच आपका 7 ही होगा अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें। लेकिन अगर एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन भी है तो पीएच इसका 7 के आसपास ही होगा, 7 के आसपास ही होगा। तो 7 के आसपास वाला पीएच अगर हम देखें ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन सी। तो बिना पेन चलाए इसका आंसर आ सकता है ऑप्शन सी। लेकिन अब एग्जैक्ट कैसे आएगा ये अपने को बात समझ में आनी चाहिए कि हो सकता है वो ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन दे दे 7 के आसपास वाले, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो अब हमें बात समझ में आनी चाहिए कि वीक एसिड वीक बेस टाइप का जब भी सॉल्ट होगा तो इसकी एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए कि एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन का क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, डेरिवेशन इसका हम कर सकते हैं। लेकिन वीक एसिड वीक बेस टाइप का जो सॉल्ट होता है इनकी चीज़ें हमें याद कुछ रखनी पड़ती हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं रखना है, कई चीज़ें याद रखनी है, लेकिन कहाँ याद करना है और कहाँ आपको इन डेप्थ समझना है, आपको दोनों ही बातें समझ में आनी चाहिए। तो एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट क्या हो जाएगा, √KW KA अपॉन में KB। ठीक, तो यहाँ से हम pH निकाल लेंगे इसका -log/10 करके। ठीक है, स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख देंगे, पावर में हाफ लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ से pH आ जाएगा ½ pKW प्लस pKa माइनस pKb, हाफ इनर ब्रैकेट के अंदर pKw प्लस pKa माइनस pKb। pKw आपका 25 डिग्री सेल्सियस है तो हम 14 बोल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ हमें बोला नहीं है कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 25 डिग्री सेल्सियस पे मान के pKw 14 लिख देंगे। pKa की वैल्यू पता है, pKb की भी वैल्यू पता है, सॉल्व कर लेंगे, हमारा अल्टीमेटली pH 7.01 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। लेकिन अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम बिना पेन चलाए भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, तभी हमारी जो कैलकुलेशन कम हो जाएंगी और हम क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाएंगे, वो भी एक्यूरेटली। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पीड विद एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, खास तौर पे जेई मेंस और नीट जैसे एग्जामिनेशन में। जेई मेंस में फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन के लिए टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी आपको जो क्वेश्चन जितना जल्दी हो पाए उतना तो आपको हैबिट बनानी ही पड़ेगी कि क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देवियों और सज्जनों ये रहा। इफ 40 ml ऑफ 0.2 मोलर KOH इज एडेड to 160 ml of 0.1 molar HCOOH Ka 2 into 10 की power -4, then the POH of resulting solution is, and your options are A 3.4, B 3.7, C 7, D 10.3। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। हो गया, नहीं हुआ कोई नहीं, जो भी हुआ क्या दिक्कत है, चीज़ों को सीखो, सीखने ही आयो ना। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी हो रहे तो परेशान मत हो, सॉल्यूशन देखो और देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और उनसे आप दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठाओ और फिर फर्दर अपने नोट्स वोट्स रिवाइज करो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। एकदम फाइटिंग स्पिरिट रखो, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, कि नहीं हो रहे मेरे पे नहीं हो रहे। भाई सीखो ना कि कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन, देखो बता रहा हूँ मैं ढंग से, तो उसको देखो। 40 ml दिया है 0.1 मोलर KOH, 160 ml 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड HCOOH वीक एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, और इसका Ka दिया हुआ भी है 2.0 इंटू 10 की पावर -4। POH हमसे रिजल्टिंग सोल्यूशन की पूछ रहा है। तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, हम इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ही ट्रीट करते हैं, बात मैंने ऊपर भी समझाई है। तो वही चीज़ें देखो रिपीट हो रही हैं। अब ये चीज़ रिपीट हुई ना, तो इतना तो सॉल्व करना आना चाहिए तुम्हें कि ये 16 मिलीमोल है। ठीक, 16 मिलीमोल कैसे हुआ है, ठीक है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ml में है,
तो आपका मिलीमोल आ जाएगा। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो मोल्स आ जाएगा। तो 0.1 इंटू 160 क्योंकि एमएल में है तो आपका 16 मिलीमोल आ गया फॉर्मिक एसिड का। और ये अगेन मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम एमएल में है तो 40 इंटू 0.2 8 मिलीमोल आ गया KOH का। ठीक, अब ये आपका इनिशियल टाइम पे था, ये सब नहीं थे। इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होगा, आपका 8 मिलीमोल ये कंज्यूम हो गया। आपका KOH एक तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा 8 मिलीमोल कंज्यूम हो गया और इसको निपटाने के चक्कर में ये 1:1 का रेशियो है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका एक बैलेंस रिएक्शन है, 1:1 का रेशियो है। अगर इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, इसका भी 1 मोल कंज्यूम होगा। इसका 8 मिलीमोल कंज्यूम हो रहा है, इसका भी 8 मिलीमोल कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा, 8 मिलीमोल बचेगा, ये पूरा निपट जाएगा। और ये भी 8 मिलीमोल प्रोड्यूस होगा। वाटर तो आपका न्यूट्रल ही है, इससे बारे में आपको ज़्यादा मतलब नहीं है। पीएच को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, वॉल्यूम बढ़ा के वो अफेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई उसका रोल नहीं है क्योंकि वाटर तो आपका न्यूट्रल ही है। ठीक, तो 8 मिलीमोल हो गया और ये भी 8 मिलीमोल हो गया। अब ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि आपका यहाँ पे 8 मिलीमोल फॉर्मिक एसिड और 8 मिलीमोल पोटेशियम फॉर्मेट बचा, यानी कि HCOOH जो कि वीक एसिड है और साथ में क्या HCOO- है जो कि इसका कॉन्जुगेट है, यानी कि वीक एसिड और इसके कॉन्जुगेट का एक कंपेरेबल अमाउंट में सोल्यूशन प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, एसिडिक बफर सोल्यूशन बोल देंगे। ठीक, तो एसिडिक बफर सोल्यूशन में हमारा क्या होता है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट जो होता है वो एक कंसिडरेबल और कंपेरेबल अमाउंट में आपका प्रेजेंट होना चाहिए, तब आप उसको एसिडिक बफर सोल्यूशन, जिसको मैं ABS बोलना पसंद करता हूँ, वो आपका कहलाता है। तो हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं pH = pKa + log base 10। कई लोग ध्यान रखते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, आप ध्यान रखो कॉन्जुगेट की कंसंट्रेशन अपॉन वीक एसिड की कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन और कॉन्जुगेट की कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है उन केसेस में जिसमें आपका सपोज इस तरीके का हो, यहाँ तो आपका पोटेशियम फॉर्मेट था, लेकिन अगर कहीं होता कैल्शियम फॉर्मेट तो आपका क्या होता है HCO का होल ट्वाइस आपका सी है। सपोज आपका यहाँ पे यही 0.1 मोलर कैल्शियम फॉर्मेट है। ठीक है, तो कैल्शियम फॉर्मेट है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो कितनी है यहाँ पे 0.1 मोलर, लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉन्जुगेट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 मोलर है। ठीक, तो कॉन्जुगेट की कंसंट्रेशन अलग होती है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन अलग होती है। यहाँ पे आपका सॉल्ट की कंसंट्रेशन और कॉन्जुगेट की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, बेरियम फॉर्मेट कैल्शियम फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है log base 10 कॉन्जुगेट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं ठीक करना चाहता हूँ आपकी, कि आप गलत चीज़ें याद मत रखो, क्योंकि गलत देखोगे, गलत याद रखोगे, गलत दिमाग में सोचोगे, गलत वहाँ करके आओगे, नेगेटिव करोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही पढ़ो, सही याद करो, सही बोलो, सही करके आओ और सही उत्तर करो और सही नंबर लाओ। ठीक, अब तो सिंपल है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें K दिया हुआ है, K दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴, तो pKa कितना हो जाएगा 4 - log base 10 2। ठीक, प्लस log base 10 कॉन्जुगेट की कंसंट्रेशन, कॉन्जुगेट का कितना मिलीमोल होगा, अगर सॉल्ट इतना है तो इस केस में तो कॉन्जुगेट भी 8 मिलीमोल ही होगा। ठीक है, 8 मिलीमोल है, अपॉन में टोटल वॉल्यूम 160 + 40 यानी कि 200 ml, तो मिली कट जाएगा, 8 मिलीमोल अपॉन में 200 ml, तो मिली कट जाएगा। और वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, 8 मिलीमोल अपॉन में 200 ml सोल्यूशन का, तो मिली अगेन कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग ऊपर नीचे वाला पूरा कट जाएगा, log base 10 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, log 2 की वैल्यू 0.3 आप पुट कर दोगे, इतना तो आपको पता होना चाहिए, 4 - 0.3 3.7 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एसिडिक बफर सोल्यूशन बन जाएगा, और आपका फिर फर्दर क्वेश्चन को किस तरीके से करना है आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और अगर आपने ऑप्शन बी पे ताला लगाया था तो आपका आंसर सही आया कि गलत आया, आपका उत्तर गलत आ गया। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है pH नहीं POH, तो POH आपकी क्या निकलेगी, आपकी POH निकलेगी 14 - pH, अगर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि pH कितनी है, pH नहीं POH कितनी आ जाएगी आपकी 10.3 आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक, तो उसी बेसिस पे आपको आंसर निकालना पड़ता है। तो कई लोगों ने इसका आंसर बी निकाल दिया होगा, जो कि सरासर गलत है। इसका सही उत्तर बी नहीं, ऑप्शन डी है।
ठीक, तो इसी तरीके की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन बेसिक्स होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन गलत होते देर नहीं लगती है। तो आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना पड़ेगा, क्या पूछा है, क्या मांगा है, और आपको सही से फॉर्मूले याद करने होंगे। सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं, कॉन्जुगेट की कंसंट्रेशन, तब आप सही तरीके से स्पीड विद एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज देवियों और सज्जनों हम यहीं पे रुकते हैं। इसके आगे हम और प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते रहेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कौन बनेगा IITian। बहुत बहुत धन्यवाद।